हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम फिर इस सेशन में ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप सब लोग जुड़ जाइए। आप सबको एक साथ पहले आप सब लोग जुड़ जाइए। जितने लोग भी जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस 30 मिनट की क्लास में हम लोग कम से कम 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो जितने लोग भी जुड़े हैं, वैशाली मैम, पिंकी मैम, राकेश जी, विजय शंकर काली, ओम सर, राहुल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बात हमेशा टारगेट में याद रखना कि 30 मिनट में 150 क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट में आपको 150 टाइप के प्रश्न को देखने को मिलेगा, जो कि ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। लोअर से लेकर हायर एग्जाम तक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये सवाल आया है एसएससी सीजीएल 2016 में, है ना। तो इसी से मिलता जुलता कुछ सवाल मैं और आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी सवाल मैं जितना लिखूंगा प्रश्न में आया है, आप काउंट कर लेना, 150 से ज़्यादा ही होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए वैशाली मैम कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी बताइए। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप बता दो जल्दी जल्दी से। ठीक, और साथ ही साथ में आप पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बात बताइए जल्दी से। पर्यावरण, इसका आंसर आप देते रहिए। पर्यावरण दिवस, है ना, जल्दी बताइए तीनों का। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिसेड के द्वारा आयोजित किया जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में होता क्या है, आपको पता होगा कि इस दैनिक जीवन में बढ़ते हुए प्रदूषण, आपके वाहनों से निकले हुए धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, चिमनी से निकले हुए धुआं क्या करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा औसत तापमान है, वैश्विक तापमान है, यदि बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जीवन की जो कल्पना है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यदि हम बात करें, एक बार IS 1994 में आया था कि जो पृथ्वी का जो औसत तापमान कितना है, तो आपका जवाब होगा कि सर पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2023 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस समय जो औसत तापमान हम लोग मान के चल रहे हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले 100 सालों तक जो पृथ्वी का जो औसत तापमान होगा वो +2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि टेम्परेचर कम होता है तो भी खतरा है, यदि बढ़ता है तो भी बहुत खतरा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड, है ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये बात आप याद रखना। तो पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 20 मार्च को हमारा गौरैया दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ये सभी प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और साथ ही साथ में एक बात और, राकेश जी आपसे ये सवाल है, तो आप ज़रा ये बताओ कि कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? और वैशाली में आप बताना कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। ठीक है, पिंकी आप बताना कि आप बता दो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है। पेपर में आता है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का मतलब होता है कि आप जो वैश्विक स्तर पे जितने भी महाद्वीप हैं उनके बारे में आपको दिमाग में आना चाहिए, जितने महासागरीय प्लेटें हैं वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्रेस्ट, मेंटल कोर, ये भी आपके दिमाग में आना ही चाहिए, इसे भी आपको ही पढ़ना है ना। तो कतर की राजधानी क्या होती है? दोहा, करेंसी यहाँ पे रियल चलती है। बांग्लादेश, ढाका, करेंसी यहाँ पे टका चलती है। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, करेंसी यहाँ पे तुगरुक चलती है ना।
यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको इसी फ्लो में याद करना है, ठीक। आगे चलें। चलो, ये हम लोग का मिक्स क्वेश्चन है, तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन भी लेते हैं क्योंकि हम लोग ऊब जाते हैं एक ही क्वेश्चन करते करते। तो मुगल काल के शासकों का क्रम बताइए। तो आप एक ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक करेंगे आप? भाज शाह। तो पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा कौन? अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये क्रम बिल्कुल आप याद रखना, ठीक है ना। ये बिल्कुल से क्रम याद रखना, इनके बारे में जानकारी हम वन लीनियर फॉर्मेट में दे देंगे। तो यहाँ पूछा है मुगल काल के शासकों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो आप याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। कहाँ से? हमारे भारत से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक बात और याद रखना, जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ से होकर गुजरी है? हमारे नैनी इलाहाबाद से। कहाँ से? नैनी इलाहाबाद है। नैनी पे आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा मुस्कुराइए, आप भारतीय मानक समय रेखा पे खड़े हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे लाल? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये क्रम आप याद रखना। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। कुछ बातें और देख लें। कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं? तो आपको पता होगा, एल्फा तरंगे किरणें, बीटा किरणें, है ना, पराश्रव, है ना, पराश्रव किरणें, और उसके बाद कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, ये सब सभी जो किरणें होंगी वो क्या होंगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। गामा किरणें होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है ना। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बताओ। पोलार्ड ने की थी, पॉलीविलार्ड ने की थी। आगे चलें। ये लो सवाल, जल्दी से इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की क्षमता हवा के तापमान में वृद्धि के साथ कम होता है। तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडल दाब कम हो जाता है। देखते हैं एक बार। सापेक्षिक आर्द्रता ग्राम प्रति घन मीटर हवा में चिन्हित है। ठीक है, ये गलत है। तापमान प्रति, ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और सापेक्षिक आर्द्रता जो होता है हमारे पास, हाइग्रोमीटर, एक टर्म यूज करना, हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? स्पेसिफिक डेंसिटी। एक यहीं पे टर्म होता है हाइग्रोमीटर, यहाँ पे ग होता है, हाइग्रोमीटर। इससे क्या नापते हैं हम? इससे नापते हैं हम सापेक्षिक आर्द्रता, मतलब हवा में नमी की मात्रा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि आप पृथ्वी में प्रति 32 मीटर पे आप जाओगे तो आपके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपसे पूछे कोई कि पृथ्वी की सतह का तापमान कितना है, तो आप चुपचाप कह देना ये है 7200 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा सोचो 7200 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे चलें। तो ये लीजिए, मिक्स क्वेश्चन में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारे पास 1885 में। पूछा जाता है कई बार प्रश्न में, कौन किया था? A.O. ह्यूम्स किए थे। कौन किया था? A.O. ह्यूम्स, है ना। उस समय के जो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? उनका नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बात पेपर में याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय का वायसराय कौन था? तो नाम याद रखना, डफरिन। क्या याद रखना? डफरिन वायसराय था। ये पूछा जाएगा कि हमारे पास कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखना, एनी बेसेंट। कौन नाम था? एनी बेसेंट। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई थी। कांग्रेस की सबसे पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उसका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। क्या नाम था उनका? सरोजिनी नायडू। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है। और कहाँ के सेशन में? 1925 कानपुर के अधिवेशन में। और 1924 में जब बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ से महात्मा गांधी
कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना, यहाँ के अधिवेशन के। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। और सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और सरोजिनी नायडू हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट, वेरी गुड। आगे चलें। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य। भाग 2 में क्या है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। चार क्रम है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद कितना है, 51 का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स, है ना, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स। कुएं में डाले जाने वाली दवा का नाम है ये। पृथ्वी का ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, तो ध्रुवीय व्यास कितना होता है, ये होता है 12,000 पास ध्रुवीय कितना होगा, 12,712 किलोमीटर। और भूमध्य रेखीय व्यास कितना होगा, 12,756 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जाता है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 44 किलोमीटर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है, ध्वनि तरंगे क्या है हमारे पास, यांत्रिक तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं। और एक ऐसी तरंगे हैं अनुदैर्ध्य, क्या हैं ये, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं सर, अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण संचरण के समांतर कंपन करते हैं। क्या, समांतर कंपन करते हैं। प्रश्न में तीनों आ चुका है। ये आपको 5 क्वेश्चन दिखता है, लेकिन 5 से हमने 10 को कवर कर लिया, ठीक है ना, याद रखना। अगला सवाल, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, याद रखना। जल्दी से आप बताओ, सब लोग जल्दी छापो। और साथ ही साथ में आप हमें ये ज़रा बता दो कि 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है, 38वीं समांतर रेखा। और ये बताओ आप, और साथ ही साथ में बताओ आप कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच में है, ये भी बताओ। और साथ ही साथ में आप ये बताओ, ठीक है ना, कि 49वीं जो समांतर रेखा है इन किन 2 देशों के बीच में है, जल्दी बताओ आप। 38वीं समांतर रेखा बताना है, हिंडनबर्ग रेखा बताना है, और 49वीं बताना है, जल्दी बताओ आप। तो किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप, जहाँ पे ताप आ जाएगा मतलब थर्म होना चाहिए, आइसो हाइट नहीं हो सकता, आइसो बार नहीं हो सकता, आइसो राइम ये भी नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आइसोथर्म मतलब कई सारे क्षेत्रों में जब तापमान समान होता है तो उन क्षेत्रों को एक ही रेखा से दिखाते हैं, उस रेखा का नाम होता है आइसोथर्म। आइसो मतलब होता है समान, थर्म मतलब होता है ताप, समान ताप वाली रेखाएं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा किनके बीच में है, तो उत्तर कोरिया, है ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किन के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में। यहाँ तक क्लियर हुआ, यूएसए और कनाडा के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यस या नो। आगे चलें, ठीक है। इन ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग ऑप्शन के साथ नहीं खेलेंगे हम लोग को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या हैं, इस कंपटीशन के दौर में हम लोग क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आइसो हाइट क्या होता है, जल्दी बताओ सब लोग। आइसो हाइट, ये सवाल इससे इंडिविजुअल सवाल बना है, आइसो बार से भी होता है, आइसो राइम से भी होता है। तो जल्दी बताओ आप, पीसेस में आइसो हाइट क्या होता है। आइसो हाइट वो रेखा होती है वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों की रेखा। जैसे हमारे पास कई सारे क्षेत्र हैं ए बी सी डी, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सी रेखा खींचोगे आप, आइसो हाइट्स। आइसो बार क्या होती है कि ऐसे स्थान जिन स्थानों पर जो दाब होता है बिल्कुल समान होता है, तो समान दाब को मिलाने वाली रेखा को हम आइसो बार कहते हैं। ये भी प्रश्न में आ चुका है। आइसो राइम क्या होता है, समान क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पाला गिरता है, इन पाला गिरने वाले क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, आइसो राइम कहते हैं। आइसोथर्म आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे चलें, ये देखिए, बिल्कुल बहुत मस्त, ये प्यारा है। देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। अरे याद रख लेना, सुचेता कृपलानी। राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल क्या है, सरोजिनी नायडू। क्या है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इनका जन्मदिवस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। केवल 14 फरवरी मत याद कर लेना। लोकसभा की स्पीकर कौन है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, इनका नाम है मीरा कुमारी,
है ना। और सबसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर। देखो दोनों प्रश्न बनेगा, पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो ये प्रश्न आपका आंसर होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन उठेगा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार। और याद रखना कि लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन है, तो सुमित्रा महाजन। कौन सी लोकसभा, 17वीं लोकसभा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। एक निर्वाचन आयोग जिसकी वजह से चुनाव चल रहा था, आचार संहिता अभी भी लगा हुआ था अभी हाल ही में। 18 में क्या है, ये आपातकाल उपबंध है। आपातकाल उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। 20 में क्या है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पिंकी मैम इसका आप सूत्र लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के हमारे पास 2 उपग्रह हैं। नाम क्या है, फामोस और डिमोस। और एक बात और याद रखना, जो हमारे पास बृहस्पति है इसके पास कुल 69 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा का नाम क्या है, गैनीमीड है। उसके बाद क्या था है, शनि। शनि के पास कितने हैं, कुल 62 हैं। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। उसके बाद मंगल आता है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फामोस और डिमोस। पृथ्वी के पास कितने हैं, एक। क्या नाम है, चंद्रमा। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखना, प्रश्न में पूछा जा चुका है आईएएस में भी। भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मेरी बातों को गौर करना, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कल फिर क्लास लेके आऊँगा, तो बस क्लास के साथ जुड़े रहो, आपको याद चीज़ें हो जाएंगी। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखना। आगे चलें, निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले। देखो बहुत प्यारा सवाल हो गया कि निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताओ आप। लेकिन ये सवाल का आप आंसर देते रहो, लेकिन मैं राकेश जी और विजय शंकर काली से कुछ सवाल मैं पूछूंगा, प्लीज़ आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर देना। देखो जिस सवाल का आंसर नहीं देना, जाके चुपचाप याद कर लेना, है ना, मैं उठा के पटक दूंगा बिल्कुल। टर्की की राजधानी, अरे बिल्कुल रोने मत लगना कि सर आप इतना कैसे करवा रहे हो। पूछा जाता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन में, आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। पेपर में प्रश्न बनते हैं, एक भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ जो पेपर में प्रश्न ना बनता हो। तो टर्की की राजधानी बताओ, मतलब यही कैपिटल है ना, कंट्री, कैपिटल और करेंसी, हम लोग का वही रूल चलेगा। टर्की का राजधानी बताओ और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है ना। और आप साथ ही साथ में बताओ थाईलैंड की राजधानी क्या है ना, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, ठीक। और आप बताओ मालदीव, है ना, मालदीव, यहाँ की कैपिटल बताओ और करेंसी बताओ, जल्दी बताओ आप दोनों लोग, बाकी लोग सब लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास आइसो हाइट्स। क्या होगा इसका आंसर, आइसो हाइट्स, ठीक है। और आइसो हेलाइन क्या होता है, आइसो हेलाइन क्या होता है, आइसो बात क्या होता है। देखो आइसो बार मतलब क्या होता है, बार होता है दाब का मात्रक। बार क्या होता है, दाब का मात्रक। तो ये कन्फर्म हो गया कि उन क्षेत्रों को, समान दाब वाले स्थानों को दिखाने वाली रेखा को हम आइसो बार रेखा से दिखाते हैं। आइसो हेलाइन क्या होगा, आइसो हेलाइन का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा, समुद्र खारा होता है तो कोई समुद्र खारा कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लेस, ऐसे पॉइंट जहाँ पे समुद्र के जो खारे सब बिल्कुल समान हो, तो उसको हम किस रेखा से दिखाते हैं, आइसो हाइलाइन। मतलब आइसो हाइलाइन वो रेखा है जिस रेखा से हम जो समुद्र की जो खारेपन है उसको हम दिखाते हैं, जब समान खारापन हो जाए। तो आइसो बात क्या है, यदि समुद्र की गहराई समान हो जाए बहुत सारे क्षेत्रों पे, है ना, बहुत भिन्न स्थानों पे यदि समुद्र की गहराई समान है, तो उस रेखा को हम कैसे दिखाते हैं, आइसो बात मतलब अंदर, नहाना मतलब अंदर, समझ लेना, है ना। तो अंदर जो गहराई है उसको समान दिखाने के लिए हम आइसो बात रेखा का यूज करते हैं। और जो खारापन है वो यदि वो समान है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग आइसो हाइलाइन रेखा का यूज करते हैं। यदि प्रेशर, यदि दाब कई सारे स्थानों पे समान है तो वहाँ पे हम आइसो बार रेखा का यूज करते हैं। और यदि विभिन्न स्थानों पे वर्षा समान हो रही है तो वहाँ पे हम आइसो हाइट्स का प्रयोग करते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं तीनों क्वेश्चन की, है ना। तो हमने 4 3 7 क्वेश्चन कर लिया। टर्की राजधानी क्या है, अंकारा, करेंसी यहाँ पे लीरा चलती है, टर्की अंकारा लीरा। थाईलैंड बैंकॉक भाट। मालदीव, है ना, माले, करेंसी यहाँ पे क्या चलता है, रुपया चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, ये लो
इसरो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका इसका जो सबसे बड़ा जो सेंटर कहाँ पे सबसे पुराना? BSSC विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है ना। अनुसूची 7-8 में क्या? अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो कितनी है हमारे पास? 7। अनुसूची 7 में क्या है? प्रश्न पूछा जाता है तो क्या कहोगे आप? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8 में क्या है? भाषा है। 8 में क्या है? भाषा है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू L2 SO4 का थ्रायस इंटू 24 मोल ऑफ वाटर। ठीक है ना, K2SO4 इंटू L2SO4 का थ्रायस इंटू 24 मोल ऑफ वाटर। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम होता है। इसको जब हम गंदे पानी में डालते हैं तो गंदा पानी साफ होता है। कौन सी प्रक्रिया से? रेलवे भर भर के पूछा जा चुका है ना। क्या होता है? अस्कंदन के तहत। कौन सा क्रिया होती है? अस्कंदन होता है। ठीक है। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? तो शनि के पास टोटल 62 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। हैलोजन परिवार के सदस्यों की संयोजकता कितनी होती है? तो हैलोजन परिवार के सदस्यों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है ना। और हम बात करें आवेश कितना होता है? तो -1 होता है। हैलोजन परिवार के सदस्यों का नाम क्या है जरा बताओ? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलें। मैग्नेटिक मेडिटेरियन क्या है? जल्दी बताओ आप। मैग्नेटिक मेडिटेरियन क्या है? जल्दी। मैग्नेटिक मेडिटेरियन क्या है आप जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आप जल्दी से बताना। ठीक है ना, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि आपके करियर की बात है। तो चलो आप ये बताओ कि जल्दी बताओ आप, इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये बताओ कि एक माह में सूर्य कितने अक्षांश की यात्रा तय करता है? जल्दी बताओ, कितने अक्षांश की यात्रा तय करता है? जल्दी बताओ। और ये बताओ आप कि GMT पे जो टाइम है ना, GMT का जो अक्षांश देशांतर है वो कितना है? और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का देशांतर वो कितना है? GMT पे यदि हमारे पास 12 बज रहा है, 12 AM हो रहा है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे कितना होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो, हम ये सब बता चुके हैं आपको। तो सूर्य एक माह में कितने अक्षांश की दूरी तय करता है? तो 8 अंश की दूरी तय करता है। GMT कितना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और जबकि IST हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 22.5 डिग्री। एक बात और याद रखना कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यदि 12 बज रहा है तो यहाँ पे 12 5 17 मतलब कि 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, 5:30 PM हो रहा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। AM हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे। ये लो, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ है हमारे पास? असम में है। तो असम के जितने सारे नेशनल पार्क है याद कर लो, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रूगंज, साइखोवा, देहिंग पटकई, ये सब सारे नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब सभी असम में है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रूगंज, साइखोवा, देहिंग पटकई, ये सब सारे नेशनल पार्क हैं। और हम बात करें यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। कौन कौन से? पावितोरा, बुरा चौपुरी, चक्रशिला, लाउखोबा, गर्म पानी, ये सब सारे क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है हमारे पास? असम में है। ठीक है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून। अरे याद रखो मेरा चिंटू, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, दल बदलू नेता। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने अपर रूप हैं? ऑक्सीजन के 3 अपर रूप हैं। कौन सा? एक तो नवजात ऑक्सीजन O, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन O2, तीसरा क्या है हमारे पास? ओजोन O3। ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल की मोटाई किस में नापते हैं? हम डायप्सन में मापते हैं। और समताप मंडल जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल में एक क्षेत्र कहाँ देखा गया है? कहाँ पे? अंटार्कटिका में। याद रखना। रॉकीज और एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो रॉकीज है हमारे पास उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, जबकि एंडीज कहाँ पे हमारे पास? साउथ अमेरिका में। ठीक है, एक बार फिर से साफ साफ देख लो। रॉकीज कहाँ पे स्थित है? रॉकीज स्थित है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है हमारे पास? ये है साउथ अमेरिका में। मार्स गैस किसे कहते हैं? CH4 है ना। दलदली स्थानों, सड़े गले स्थानों पे मार्स गैस निकलती है। ठीक, आगे चलते हैं।
मैगिनोट रेखा किन 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 दो देशों के बीच में है, जल्दी बताओ। मैगिनोट रेखा, तो मैगिनोट रेखा जल्दी, ये तो आसान था, है ना। तो मैगिनोट रेखा हमारे पास किन दो देशों के बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, है ना, फ्रांस जर्मनी के बीच में। तो इसको देखो, जब भी कोई देश आए तो एक सिंपल सा एक ही नियम बना लो कि जब भी कोई देश आए तो हम तुरंत कैपिटल और करेंसी पे जाएंगे। जैसे फ्रांस, तो फ्रांस, पेरिस, यूरो, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी यहाँ पे यूरो चलता है, ठीक है। जैसे चीन की बात करें तो चीन, बीजिंग, युआन, ये चलती है यहाँ करेंसी। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ। भारत अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरैंड, भारत चीन के बीच में मैकमोहन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। कूनो देखो, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की हम बात करें, जिसे हम भारत का हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा और वन विहार और कूनो, ये सब सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एक ही फ्लो में याद कर लेना, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। जैसे मैं याद किया हूँ वैसे ही याद कर लेना, ट्रिक याद करते रह जाओगे कभी नहीं याद होगा, है ना। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही फ्लो मेरे साथ याद करो, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा और वन विहार और कूनो, ये सब सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित SC/ST से संबंधित है ना, पूर्वोत्तर राज्य। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एक बात और, यदि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर क्या होगा, R1 प्लस के R2 प्लस के R3, तुल्य प्रतिरोध। यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पृथ्वी के क्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो पृथ्वी के क्रस्ट हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास महासागरी क्रस्ट, एक होता है हमारे पास महाद्वीपीय क्रस्ट। हम लोग जिस पे हैं वो क्या है, हमारे पास महाद्वीपीय क्रस्ट है, मतलब हम लोग महाद्वीप पर हैं, है ना। एक होता है महासागरी क्रस्ट, जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या हैं, महासागरी क्रस्ट हैं। मोहो डिस्कंटिन्यूटी किसके किसके बीच में पाई जाती है, तो याद रखना क्रेस्ट और मेंटल के बीच में, है ना, क्रेस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाया जाता है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। और एक बात और याद रखना कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है हमारे पास, ऊपरी लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, मिडिल वाले को मेंटल, नीचे वाले को कोर कहते हैं। कोर में क्या होता है, नीफे होता है, निकिल और फेरस, ये बात आप याद रखना, ठीक। आगे चलते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या हो जाए, जल्दी बताओ जरा ध्यान से, है ना। और साथ ही साथ में आप भी बताओ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है ना, CO2 की मात्रा कितनी है, और ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताओ आप, ग्लोबल वार्मिंग गैसों के नाम बताओ, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के नाम बताओ आप जल्दी से। तो सिंपल सी बात है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान से तापमान क्या होगा, वर्तमान से अधिक हो जाएगा, नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो जो कि वर्तमान जो वायुमंडल का तापमान में वृद्धि कर रही है ना। यदि न हो तो क्या होगा, तापमान वर्तमान में से कम हो जाएगा, है ना। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, आपके जो बाइक है, वाहन है, 4 व्हीलर है, बस है, ट्रक है, किसी भी यदि वाहन से यदि धुआं न निकले, कम निकलना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम निकलेगी, तो वहाँ पे तापमान निश्चित रूप से कम होना शुरू हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग के जो जिम्मेदार गैसें हैं, क्या हमारे पास CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, मेथेन है, ये सब गैसें क्या होती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्रश्न में आ चुका है कई बार कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के नाम बताओ, तो क्या कहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CH4, ठीक है। आगे चलें, ये लो, हाइडेस्पिन का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, तो मैंने बताया था, जो विश्व विजेता सिकंदर है, जब हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो पंजाब के राजा क्या नाम था, पोरस और सिकंदर, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ठीक है। और सिकंदर जीत गया था। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास के पन्नों में हम हाइडेस्पिन युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अनुच्छेद 110 में क्या है, मनी बिल क्या है हमारे पास, मनी बिल 110 में क्या है, मनी बिल। और ये कहाँ पेश किया जाता है, हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, एक बात याद रखना। और दूसरी बात यह है, लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकते हैं, लेकिन इसको भंग हम नहीं कर सकते। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल,
फेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? फेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। जबकि फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु है। क्या नाम है? अरस्तु है। रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। रेहेब्डो वायरस है ना, रेहेब्डो विषाणु जनित रोग है रेहेब्डो वायरस। जिसको कुत्ता काट लेता है उसको पानी से डर लगता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे चलें। वायुमंडल के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ आप। और साथ ही साथ में ये बताओ कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, है ना, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संवहन नहीं, संवहन से तो क्या होता है, द्रव गैस और जो द्रव होते हैं वो गर्म होते हैं। चालन से केवल ठोस गर्म होता है ना। विकिरण से क्या होता है, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जो सूर्य है सूर्य से जो पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं किस माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से। सबसे तीव्र गति होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिया। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अभिवहन। यहाँ पे होगा क्षैतिज, है ना। तो वायुमंडल के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का जो संचरण है कि संवहन के माध्यम से होता है, ठोसों में चालन के माध्यम से होता है, और विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। तो याद रखना तस्मीन। क्या नाम है लड़की का? नाम तस्मीन, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्यमंडल, आयनोस्फीयर आयन मंडल, एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये लो, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे हमारे पास। 1028 सूक्ति थी और हमारे पास 10,462 क्या थी? हमारे पास ऋचाएँ थी। ऋचाओं को खील कहा जाता था, ये बात याद रखना। और कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत उन्मूलन। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार कोई नहीं करेगा, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाएगा। 24 में क्या है? कल कारखानों में बालकों को काम नहीं करने दिया जाएगा जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। महाद्वीपीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था 1912 में वैगनर ने। किसने? वैगनर ने। गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। और इसी गीतांजलि के लिए 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। आगे चलें। ये हमने कल बता दिया था, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे चलें। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ग्रीन हाउस, तो हमने अभी आपको बताया ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड और हमारे पास मेथेन, यही मेजर रोल प्ले करती हैं। तो क्या है हमारे पास? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, ऐसा कुछ नहीं है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण, ऐसा भी नहीं है। प्रदूषण रोकने के लिए, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है। आई होप यहाँ तक कंफर्म हुआ, है ना। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.02 से लेकर के 0.03% वेरी करता है। प्रश्न पूछा गया है पेपर में, ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे चलें। चलो ये लो, पानीपत की युद्ध की बात कर लें। ये कल हमने बता रखा था, आज मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। कल इस स्लाइड को चेंज कर दूंगा। पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, है ना, बाबर और लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 के बीच में, है ना, मोहम्मद गौरी और एक नाम टाइप करो। और तीसरा हुआ था 1761 में, है ना, मुगल और अफगानों के बीच में, है, मराठों के बीच में, ठीक। ये तीनों याद रखना। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। 123 में क्या है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तब, ठीक है। कंफर्म हो गया, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? पास बैठना। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है, ये बात याद रखना। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, है ना, अबुल फजल की आईने अकबरी रखना है। और एक बात और याद रखना, पद्मावत किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में छापो, पद्मावत किसकी रचना है। अर्घ किसका मात्रक है? अर्घ हमारे पास कार्य का मात्रक है, कार्य का वो भी सीजीएस मात्रक। एक अर्घ में 10⁻⁻7 जूल होता है, ठीक है। बस आप रिवीजन प्रैक्टिस करने आते हैं तो मुझे लगता है कि राइटिंग से मतलब नहीं होनी चाहिए। और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आप इस सेशन को आप लास्ट में देख लेना। थोड़ा सा स्पीड यदि ज़्यादा होता है तो आप स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सेशन लंबा होगा तो आप भी नहीं देखोगे।
मैं चाहता हूं कि आप एक क्विक रिवीजन इस मेरे सेशन के माध्यम से कर लें। जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग एक A to Z एक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है, और साथ ही साथ में मेरा सवाल है विजय शंकर काली से, मैम आप बताइए कि ओजोन परत में जो छिद्र है कहाँ देखा गया है, जो छिद्र है कहाँ देखा गया है ना, और ओजोन परत की जो मोटाई है हम किस में नापते हैं, मोटाई में। सब लोग बताइए। ज्वालामुखी उद्भेदन ऐसा नहीं होता, विमान ईंधन ऐसा नहीं होता, रेडियोधर्मी ऐसा नहीं होता, CFC क्या होता, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बात याद रखना। कभी कभी जब रेलवे JEE का पेपर हुआ था तो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख के नहीं आया था, वहाँ पे CFC आया था, ठीक है। यहाँ पे लोको पायलट लिखा गया है, रेलवे JEE में भी प्री में आया था, ठीक है। तो यहाँ हो गया जो हमारा ओजोन परत का जो छिद्र देखा गया है वो कहाँ देखा गया है, वो देखा गया अंटार्कटिका में। मोटाई किस में नापते हैं, डाप्सन में। किस में, डाप्सन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। और देखो स्पीड हो रहा तो नाराज़ मत होना, ठीक है। मैं कल स्लो कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर स्पीड ज़्यादा हो जाता है। चलो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था हमारे पास 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। 352 में क्या है, ये देखो, ये सब सभी क्या है, आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल किस भाग में है, भाग 18 में है, और ठीक है। आपातकाल उपबंध 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है, 360 में है वित्तीय आपातकाल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और उष्मा का मात्रक भी जूल होता है ना। तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल से क्लियर हो गया, डिस्कस कर लिया अच्छे से। तो 30 मिनट की क्लास में हमने 150 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आपको यदि नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस सेशन को आप 9 बजे सेशन को आप एज अ रिवीजन लेके चला कीजिए कि हमें रिवीजन करना है, मुझे सब कुछ आता है। एक बार देखते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या है, इससे है ना, इससे आपको क्या होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाओगे, और एक निश्चित रूप से आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन फील होगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनको भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय।